नमस्कार दोस्तों। मैं जानता हूँ आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखकर आए हैं जो मैंने पीजीटी इंग्लिश के ऊपर बनाया था। फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जो मेरी आपके साथ एक प्रतिक्रिया थी, वो मैंने अपनी प्रतिक्रिया रखी थी, लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि इतनी ज़्यादा प्रतिक्रिया आएगी कि मैं खुद भी देखकर हैरान हूँ कि सच में जो एस्पिरेंट्स है वो हैरान और वो परेशान हो चुके हैं। हो भी क्यों ना। मेरी बात याद रखना, या मेरी बात आप सुन रहे हैं तो 2012 में किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा, किसी ने 2009 में दिया होगा, किसी ने 2014 में दिया होगा और किसी ने 2016 में दिया होगा। और वो बड़ी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ 6-6 7-7 साल लगाकर जो है मेहनत कर रहा है एक मात्र पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। और दे भी क्यों ना। किसी का सब्जेक्ट के प्रति कमिटमेंट जो होती है वो बड़ी अटूट होती है। उन्हें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हमने 5-6 साल लगाए हैं अपने इस इंग्लिश लिटरेचर के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, हिंदी के लिए, हिस्ट्री के लिए, तो हम कर लेंगे। बात आती है वो, और एक तरफ से आपकी कट ऑफ भी आपकी मेरिट भी बनती है कि आपकी जो मेरिट होगी वो डिसाइड होगी सब्जेक्ट बेस पे। ठीक है, मान लिया आपकी सब जो मेरिट चलेगी वो चलेगी सब्जेक्ट बेस पे। फिर आपका एक और क्राइटेरिया फिट होता है जो होता है 17 मार्क्स का, कि 17.5 मार्क्स आपके आने चाहिए, जो मतलब आपके 35 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ठीक है, वो भी मान लिया, वो भी एक तरफ। लेकिन जो क्राइटेरिया का एक फॉर्मूला होता है अगेंस्ट स्टैंडर्ड, जो एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, मैं इस स्टैंडर्ड के पक्ष में हूँ। एक तरफ अगर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, मैं इस स्टैंडर्ड के पक्ष में हूँ कि एट लीस्ट 17 मतलब कि 33% जो है वो आने चाहिए, तभी वो एक जो टीजीटी पीजीटी एलिजिबल होना चाहिए। हालांकि नेट में भी एक ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, 40% एक क्राइटेरिया होना चाहिए। दैट इज़ वेरी गुड थिंग। अब बात करते हैं क्राइटेरिया की। देखिए, अगर आपने क्राइटेरिया फिट किया है तो उसका वैसे तो कोई रेलिवेंस है नहीं कि आपको वहाँ उस सब्जेक्ट में कितना आप स्कोर कर रहे हो तो वहाँ से आपकी मेरिट बनेगी। और क्वेश्चन पेपर डालने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन पेपर ऐसा आपको आप एग्जाम करवा रहे हैं, आप बच्चों को जॉब से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। ये भी बात याद रखो। जो एक एस्पिरेंट्स अपनी 6-6 साल से तैयारी कर रहा है, उसके उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। इस बात को ध्यान में रखो। एडवाइस है ये, मेरा कोई रिवेल नहीं है आपके लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट योर स्टैंडर्ड। मैं बोल रहा हूँ रखिए स्टैंडर्ड, लेकिन एट लीस्ट एक एग्जाम का स्टैंडर्ड। पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम है, यूपीएससी का नहीं है। पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम है, एचएएस का नहीं है। पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम है, नेट का एग्जाम नहीं है। अब थोड़ा सा हटके बात करूंगा इसके ऊपर। अगर आपने सब्जेक्ट को जो है मेरिट में रखना है तो सब्जेक्ट को डिफिकल्ट बनाओ। क्यों? जो जितना निखर के आएगा, जिसने जितना हार्ड वर्क किया होगा उसकी मेरिट अच्छी बनेगी। लेकिन अपोजिट हो गया यहाँ। जो एक ब्रिज का काम कर रहा है आपका फर्स्ट पेपर, जो ब्रिज जहां से आपका फर्स्ट पेपर जो है इतना मतलब एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ऐसा हो सके कि लगभग आपका 50% स्टूडेंट जो है फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर सके, ताकि वो एक अपने आप को एक ओरिजिनल पेपर में अपने आप अपनी एबिलिटी को शो कर सके। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। जब भी हिंदी वालों से बात की, जब भी पॉलिटिकल साइंस वालों से बात की, इंग्लिश वालों से बात की, सुनने में आता है कि किसी का भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है फर्स्ट पेपर। अगर हो भी रहा है, मान के चलो कोई 18-19 नंबर लेके क्वालिफाई कर गया, खुशी की बात नहीं है। मेरी बात सुनो, खुशी की बात नहीं। वो भी उसको भी पता है, मुझे भी पता है कि कैसे वो जबरदस्ती करके 22-23 पे पहुंच के, जैसे कैसे किसी का सट्टा लग गया, किसी का नहीं लगा, किसी का अच्छा मतलब दिन अच्छा होना चाहिए। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, कई ऐसे जिनका नेट भी है और जिन्होंने पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया, लेकिन उनका सब्जेक्ट में 90-90 के करीब भी स्कोर है, लेकिन वो फर्स्ट पेपर में जो है वो 13 से 14 में रह रहे। तो एक बात बताइए, क्या जो सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर कर रहा है, क्या वो एलिजिबल नहीं है? मीन्स कि आपके क्राइटेरिया में गड़बड़ी है। आपने क्राइटेरिया ही इस तरीके से रखा, जैसे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी कहते हैं कि अगर किसी एस्पिरेंट को जो है आप फंसाना चाहते हो, आप ये नहीं पूछेंगे कि आपके मामा का क्या नाम है, वो डायरेक्ट पूछेंगे मेरे मामा का नाम बताओ। ये वही मामा था जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये वही मामा था जो एस्पिरेंट्स को लगा। अगर मैं भी एक क्वेश्चन पेपर सेट कर दूं इस तरह का कि मैं चाहूं कि एक क्वेश्चन भी किसी को ना आए, तो मैं भी वैसा सेट कर सकता हूं, लेकिन वो मेरी मूर्खता है। ठीक है, अब मैं कॉलेज मान के चलो मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बच्चों के लिए जो मैंने उनको टेस्ट दिया है
और मैं उनके लिए एक ऐसा टेस्ट फॉर्मेट कर बना रहा हूँ जो उनको पढ़ाया भी है, जो एक स्टैंडर्ड भी उनको फॉलो करता है, लेकिन मैं उनको स्टैंडर्ड मान के चलो बुक से भी नहीं दे के एक अलग ही जॉनर से पकड़ा के उनको दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और वो भी ऐसी चीज़ें पूछ रहा हूँ जिनका ना औचित्य है। अरे क्या हिमाचल प्रदेश का जीके इतना कमज़ोर हो गया? क्या भारत का जीके इतना कमज़ोर हो गया कि आपको उतना डेप्थ में जाना पड़ रहा है? बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। आज से पहले भी तो पेपर हुए, बड़े सारे पेपर हुए, तब भी तो मेरिट यही जाती थी। कुछ नहीं होता है ये सब। डीप बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने एस्पिरेंट्स को बाहर निकालना है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। आधे को तो जो मोटिवेशन थी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये देखिए कमेंट्स के थ्रू देखिए, आप यकीन नहीं करोगे, जब ये कमेंट्स पढ़ रहा था मुझे ऐसा लगा कि व्हाट शुड आई रिप्लाई देम। तो वेरी डिसअपॉइंटिंग। इतने सारे लोग डिसअपॉइंटेड है, मीन सिस्टम में गड़बड़ है। सभी बच्चे फेल हो जाते तो सिस्टम में गड़बड़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर में गड़बड़ है, बच्चे में गड़बड़ है। यहाँ सिस्टम में गड़बड़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है आपका। और दूसरी तरफ सब्जेक्ट का पेपर देखो हमारा, मैं पीजीटी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। हमारा एक जैसे फॉरेन एग्जाम्पल बड़ा रियर होता है कि एमए इंग्लिश के सिलेबस से जो है वो 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छी बात है, पूछा आपने, लेकिन एक लेवल सेट करो। लेवल सेट करो, जैसे कैंटरबरी टेल्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, कुछ ऐसा पूछो कि किसकी टेल कौन सी है। बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर, लेकिन आप सीधे डायरेक्ट एक ऐसा मतलब यू कांट बिलीव। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हिस्ट्री का मैं आपसे पूछता हूँ कि हिस्ट्री में या तो आप ये लेके चलो कि आप ये पूछ रहे हैं कि संविधान का निर्माता किसे कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपने फर्स्ट पेपर में तो उनके तोते उड़ा दिए और दूसरे में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो बंदे के पास सोचने के लिए भी मतलब वो फुर्सत नहीं है कि मैं इसको सोचूं कि ना सोचूं। वही इंग्लिश लिटरेचर में हुआ। एक एक यूनिट से कैंटरबरी टेल से 5-5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, बुदरिंग हाइट से, चार्ल्स डिकन से 5-5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मीन्स कि कुछ ना कुछ तो आप सोच ही नहीं रहे, आप अपना कैलिबर लगा ही नहीं रहे, आप परेशान नहीं होना चाहते हैं। आप सिर्फ परेशान हुए हैं फर्स्ट पेपर में। जान मारो, थोड़ी सी जान मार देते कि नहीं, मेहनत करके इतना बड़ा एग्ज़ाम हो रहा है, 6-7 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है, थोड़ा सब्जेक्ट में जान मारो। क्यों? क्योंकि किसी भी जो एस्पिरेंट की जो मेन जो ताकत पता चलती है वो चलता है उसका मेन सब्जेक्ट से। मेन सब्जेक्ट क्यों वहाँ पे क्वालिफाइंग होता है, लेकिन क्वालिफाइंग एच का देखो, IAS का देखो, उतना डिफिकल्ट नहीं रखते वो, उनको पता है क्वालिफाइंग करना है, क्योंकि उन्होंने सब लोग बाहर करने हैं मेन में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो बच्चा जो है वहाँ पहुँचने लायक ही नहीं छोड़ा है। तो क्या कहें क्या नहीं कहें, बड़ा अजीब सा लगा और आपके साथ शेयर करना चाहा। आप अपनी फीडबैक के जरिए बताइए कि क्या मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर है तो कितनी है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं तो आपके साथ हूँ कि वेल, ऑल दी बेस्ट, बहुत बढ़िया। जिसका अच्छा हो गया है उसके लिए भी शुभकामनाएं, जिसका नहीं हुआ है वो हताश ना हो, निराश ना हो। परिस्थितियां ऐसे ही चलती रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप लोगों का समय शुभ रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस